When I was in graduation, when my family belongs to the business family, my dad is a yarn trader, and I was doing the graduation. So I used to sit my dad office. तो उनके ऑफिस में बैठता था, यार्न ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रग्स की फैक्ट्री कैसे चला रहे हैं, या डबलिंग प्लांट को हाउ दे आर डूइंग इट, हाउ वी कैन डू इट. So always I was having the interest in the business. डैड का बिजनेस में थोड़ा कहीं न कहीं इंटरेस्ट रहता था. एंड देन आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय डैड बिजनेस. फिर बाद में बॉम्बे आ गए. बॉम्बे 94 I came to the Mumbai in 94 and did my CA in 94, 97. And I'm fortunate to be part of the RBG hostel because it's guaranteed you to become a chartered accountant. And I'm thankful, I got admission in the RBG hostel. And उसके बाद मेरा जर्नी काफ़ी फ्रेंड सर्कल से मिलना, उनके सपोर्ट करना, वो चालू हुई 94, 97 में. And then 1 year 97 to 98, I did some father business from here only rather than going to my place. तो सोचा कि यहीं से चालू कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया, नुकसान हो गया, शेयर मार्केट में नुकसान हो गया. एंड बर्न माय फिंगर्स. तो सोचा कि फादर के मुँह अभी जा ही नहीं पाएँगे. तो आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन एंड ऑफ द नवंबर 90 समथिंग लाइक दैट. 98 पे प्रैक्टिस चालू की, स्लोली स्लोली आगे बढ़े, प्रैक्टिस ग्रो हुई. एंड देन अ, फिगर आउट किया कि चलो ठीक है, आई वाज़ इन्वॉल्वड इन द स्टडी सर्कल सिंस 2000. तो 2000 में मतलब एक स्टडी सर्कल खोल रहा था, वहाँ पे 5 से 10 मेंबर भी नहीं थे, वो आते भी नहीं थे। तो कॉल कर कर के मेंबर्स को बुलाना, स्टडी सर्कल के बारे में बताना, अपडेट और वेरियस टॉपिक करना। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ऑन द फ्रंट फुट कि ठीक है, आगे लीड लेना है, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे उसमें लीड लेना हो, चाहे एसएस हो सकती है। तो इन योर विकिनिटी आप लीड ले रहे हो, कोई ना कोई नया वर्क कर रहे हो, तो ये चीज़ है, प्रैक्टिस में टाइम दिया था। प्रैक्टिस भी बढ़ भी रही, अच्छी खासी बढ़ गई, अच्छा काम हुआ। तो आई कंटेस्टेड इलेक्शन इन 2006, फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया, तो रीजनल काउंसिल मेंबर बन गए पहली बार में। तो 2006 से 9, 9 से 12, 9 और 12 से 15, ये 9 साल मैं रीजनल काउंसिल में रहा। लेकिन पहले टर्म में मैं काफ़ी बिज़ी था। 2008 में मैं सेक्रेटरी था डब्ल्यूआरसी का और विकास का चेयरमैन, तो उस चक्कर में काफ़ी बिज़ी हो गया। देन आई डिस्टेंस माय फ्रॉम मायसेल्फ फ्रॉम द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से दूर होता गया. और मेरे को लगता है कि 2009 से 10 से मैं एक्टिवली प्रैक्टिस में से आउट हो गया हूँ. Though I invested some of my money into the restaurant chain in 2007 to 10, 11, 12, and created a good hub of restaurants, of 18 restaurants in Mumbai and other cities. Then after I ventured into the commodity trade. अब चूँकि आप इंस्टीट्यूट में रहते हो, ठीक है? तो आपका टैग आईसीआई एक प्रैक्टिसिंग मेंबर होता है। तो वो टैग को कंटिन्यू करना था। तो यू यू नो द प्रैक्टिस में आप दूसरा बिज़नेस नहीं कर सकते। एवरीवन नोज़ दैट। But you invest the money and you run the entire show from the your family run operations, either by fathers and तो वो सब चीज़ हमने भी किया कमोडिटी बिज़नेस एंटर काफ़ी अच्छा किया. तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. आई थिंक मैं सोचता हूँ कि 2015 में मैं सेंट्रल काउंसिल कंफ्यूज जीता आ रहा था 9 साल से रीजनल काउंसिल. तो हमेशा ये रहा था कि जो भी मेरा बिजनेस में है या प्रैक्टिस में जो लर्न किया है, कहीं न कहीं गिव बैक टू सोसाइटी. और उसी रीज़न से मैं 2015 में सेंट्रल काउंसिल में आया और 9 साल मैंने सेंट्रल काउंसिल में. सो दीज़ आर माय जर्नी इन द काउंसिल. एंड नाउ करंटली आई एम एसोसिएट विद द my some of my startups. तो स्टार्टअप से अटैच हूँ, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं, खुद के 2 स्टार्टअप हैं, खुद का कमोडिटी बिज़नेस है, खुद का एक सोलर पावर एंड वेंचर किया है. सो दीज़ आर द एरियाज़ व्हिच आई एम. एंड दिस इज़ वेरी यूनिक क्योंकि अभी से कुछ साल पहले तक मतलब आईसीआई से कनेक्ट ही उनका होता था जो प्रैक्टिस में है. नोबडी हैज़ बॉदर्ड अबाउट पीपल इन सर्विस और पीपल हू आर इन इंडस्ट्री क्योंकि उनके पास वोट्स नहीं थे, नहीं, आप सही बोल उनके पास टाइम नहीं, नहीं आप सही था, बोल उनके लिए कोई फ़ोकस नहीं था. तो ये नहीं, आप सही बोल रहे हो कि क्योंकि हमारे काउंसिल में से भी इंडस्ट्री से लोग आ नहीं पाते हैं. तो टाइम नहीं है इंडस्ट्री के लोगों को.
and they cannot afford to, in the job and be in the council, give 100% dedication time. Only अभी तक मैंने देखा तो निहार भाई को देखा है, निहार जमुसरिया, जो एक इंडस्ट्री में देखे, रिलायंस में देखे, एक काउंसिल मेंबर बने और उन्होंने टैक्सेशन में है तो वो काम किया उन्होंने। बट आज उसके बाद इंडस्ट्री के लोगों को नहीं देखा है। बट हाँ, मैं प्रैक्टिस और इंडस्ट्री दोनों को बिलॉन्ग करते हुए इंडस्ट्री के लिए मेरे को हमेशा से इंडस्ट्री के लोगों से प्यार था। और हमेशा से रहता है कि कहीं न कहीं इंडस्ट्री के लोग हमारे यहाँ इस दुनिया में अछूते हो जाते हैं या टच नहीं कर पाते हैं। आज की डेट में 60% पॉपुलेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट बिलॉन्ग्स टू द इंडस्ट्रीज, बट we hardly could, get them, involved into the mainstream of the ICI because they are not practicing. Practicing में 1.5 लाख लोग हैं होंगे और 3.5 लाख लोग, इंडस्ट्री में है नियर अबाउट। तो आप बोल सकते हो कि इतनी बड़ी तादाद में कि वो एक छोटी-सी कमेटी है, मेमन इंडस्ट्रीज़, और उसमें भी आप इंडस्ट्री वाले लोगों को इवेंट में तो बुलाना पड़ता है। तो आई थॉट कि लेट्स कनेक्ट द इंडस्ट्री, तो इसलिए लीडरशिप अवार्ड चालू किया, उनके लिए प्लेसमेंट्स, पोर्टल, काफ़ी कुछ, मतलब इंडस्ट्री लोगों से 18 साल में काफ़ी अटैच रहा और चाहता हूँ कि उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े बिकॉज़ आज वो लोग सीईओ भी बन रहे हैं। पहले तो ये था कि मुनीम हुआ करते थे, अकाउंटेंट बोलते थे, सीएफओ बनने लगे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफओ भी नहीं, सीईओ भी बनने लगे, सीईओ भी बनने लगे, एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो लगता है कि आज बहुत बड़ी अच्छे संख्या में सीए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। तो हमारे एक, मतलब फ्रेटर्निटी को काफ़ी कुछ गिव बैक कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं और बहुत काफ़ी सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हमेशा मेरे को नज़दीक में मेंबर इन इंडस्ट्रीज़ है और उसी कमेटी में मैं 2018 में उसके विंग बनाए। एमएसएमई विंग बनाया 2018 में, तो एमएसएमई अवार्ड किया, प्रोग्राम किए, उसी समय स्टार्टअप किया 2018 में। अगर मैन्युफैक्चरिंग में वी नो कि वी हैव अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। सर्विसेज में वी आर स्टिल डूइंग मच बेटर comparing globally. What do you see India's prospect? What are the biggest strength at this moment, and what are few things drawing us back to be a superpower in services? See, गुड्स की एक लिमिटेशंस है। क्रॉस बॉर्डर गुड्स, whether it in export or import, it's a limitation, WTO limitations। धीमे-धीमे बढ़ रहा है, हम देख भी रहे हैं, क्योंकि उसकी अलग-अलग ज्योग्राफिकल एडवांटेज, डिसएडवांटेज होती है। लेकिन सर्विसेज में जहाँ तक मैंने देखा है, बैरियर नहीं है। और सर्विस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी बढ़ी हुई है और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी पे फोकस भी कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज़ आल्सो टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लास्ट, कपल ऑफ इयर्स कि हमको सर्विस एरिया बनाना है। पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनका भी स्ट्रेंथ है कि सर्विस में हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। मोर मोर एफडीआईज़ आनी चाहिए, इनकम, आनी इधर आनी चाहिए। एक्सपोर्ट ज़्यादा इस सेक्टर में बढ़ना चाहिए। दे आल्सो केप्ट इट कि कहीं न कहीं $1 ट्रिलियन हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ फ्रॉम द सर्विस से आ सकते हैं इन नेक्स्ट 10 इयर्स। तो वो सब चीज़ चल रही है और इसका एक रीज़न है, उसका एक रीज़न है हमारी इंडियन यूथ पॉपुलेशन, दूसरा एजुकेशन। तो हमारी एजुकेशन, थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज। तो 3 चीज़ जो हमारे को बेनिफिट कर पाती हैं पूरे इंडिया में, ये हमारे लिए तीनों स्ट्रेंथ है। और एजुकेटेड पीपल हैं हम लोग, whether it's any graduation or any with any stream or in the accounts and finance or as a chartered accountant or engineer। सो कहीं न कहीं ये हमारी काफ़ी बड़ी कोर स्ट्रेंथ है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने की। तो हमने देखा है कि कहीं न कहीं हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे डोमेन में हम अपने आप को पोज़ीशन अच्छा कर पा रहे हैं। whether it's कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आउटसोर्सिंग और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, जीएसएस, जो यहाँ पे इंडिया में सेटअप किए हो रहे हैं कैपेबिलिटी सेंटर। तो वो एक रीज़न है इंग्लिश स्पीकिंग का। हमको अभी आगे बढ़ना है अदर देन दिस। पूरा वर्ल्ड है मैप में, अभी हम अच्छा कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी भी उसको कैटर कर रही है। गिफ्ट सिटी भी कर रही है कि आओ कि यहाँ पे आप अपने ऑफ़िस खोलो, गिफ्ट 10 इयर्स का टैक्स हॉलिडे एडवांटेज दे रही है।
हर स्टेट अपने-अपने एडवांटेज दे रहा है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल्स पूरे पूरे वर्ल्ड में है और मैं देखा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किया, न्यू दिल्ली के साथ और भी कंट्री में ट्रैवल किया, तो पीपल आर अट्रैक्टिंग टू हैव ए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इंडिया। वो चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिया में मतलब सेटअप करें और रादर देन बड़ी कंपनी तो है ही है, छोटे-छोटे जो भी ऑर्गनाइज़ेशन है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि पहले 5 साल पहले 200-300 फर्म हुआ करती थी, अभी अभी पहले 10-20 कंपनियाँ हुआ करती थी आउटसोर्सिंग में अब 200-300 से ऊपर हो गई है। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 3-4 साल में 3000 कंपनी हो जाएगी। छोटे-छोटे जगह पे गुजरात के अभी जाएँगे तो वहाँ पे 5-5 सीए की फर्म आज आउटसोर्सिंग धंधा लेके बैठी है, बिज़नेस लेके बैठी है। उनके डायरेक्ट से रिलेटिव से, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये सेंटर्स काफ़ी बढ़ रहा है और मेरा मानना है कि ये नॉट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ये हमारे को कहीं न कहीं डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को जापानीज़ में, कोरिया में अलग-अलग स्पीकिंग या यूरोप में, तो वहाँ पे हमको कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। हमारे को वहाँ की लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। हमारे को वहाँ की लॉज़ सीखने की ज़रूरत है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। पूरे वर्ल्ड का एक मार्केट है, वो जो हमको कैप्चर करना बाकी है। तो नेक्स्ट 10 साल अभी पूरा-पूरा इसी सेक्टर में ग्रोथ आनी बाकी है और बहुत बड़ा ग्रोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट भी कर रही है। और इंस्टीट्यूट ने भी मेरी कमेटी जो थी हमारे डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट सर्विस डब्ल्यूटीओ जो मैंने 4 साल इंस्टीट्यूट में हेड की है। यहाँ पे हमने पोर्टल भी लेके आए, स आउटसोर्स सर्विस कोर्स भी बनाया। हम वेरियस लैंग्वेज कोर्स भी हम इंस्टीट्यूट में चालू करें। तो वो उसी दिशा में डायरेक्शन में आईसीए का काम है कि उसको टैप कर पाएँ अपॉर्च्युनिटी को नए से नए जितने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉर्च्युनिटी नई अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो मेरे को लगता है कि बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुके हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले जैसा नहीं है, ठीक है, ऑफ़िशियल एरिया अभी भी एक थॉट प्रोसेस वहाँ पे भी अभी भी वही छोटा वर्क है, एरिया कम है। पुराने लोग अभी भी चल रहे हैं, उसी एरिया में काम कर रहे हैं। तो वो चेंज ऑफ पैटर्न में टाइम लग रहा है बिकॉज़ क्लाइंट भी पैसा नहीं देते हैं, वो भी उसी हिसाब से ढले हुए हैं। तो नाउ उनकी जो और भी आ रही है, जो भी नए यूथ आ रहे हैं उनके बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन में, वो छोटे-छोटे जगह को भी चेंज हो रहे हैं, वो उनको भी समझ में आ रहा है। तो उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज़, उनको भी एमएसएमई रिलेटेड प्लानिंग, स्ट्रेटजी पूरा बिज़नेस सेक्टर में वो भी दे रहे हैं। उससे भी वो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और मेरा मानना है कि एमएसएमई बहुत बड़ा एक सेक्टर है, जहाँ पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एमएसएमई को। यदि एमएसएमई ग्रो होगी, हमारी ऑफ़िशियल में जो सीए है वो भी ग्रो होंगे और आगे बढ़ पाएँगे। तो वो एक सबसे बड़ा एरिया है एमएसएमई को। स्टार्टअप डेफ़िनिटली आज की डेट में एडवाइज़री सर्विसेज़ टू द स्टार्टअप एक अनदर एरिया है। आज की डेट में 1,60,000 के आस-पास स्टार्टअप होंगे। फिर मेरा मानना है 10 लाख के आस-पास स्टार्टअप हो जाएँगे इन नेक्स्ट 10 इयर्स। कंट्रीज़ बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट लेवल बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ा एक एरिया बनने वाला है जहाँ पे नॉट ओनली प्रैक्टिस, नॉट ओनली वेंचर फंड और ड्यू डिलिजेंस, लॉट ऑफ एरिया ऑफ द वर्क आर देयर। तो डिजिटल प्रैक्टिसेस वो चालू हो गई हैं फिनटेक्स में। तो ये एरिया अपने आप में मशरूमिंग हो रहा है और काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ उस सेक्टर में आ रही हैं। तो उस सेक्टर में एक डिजिटलाइज़ेशन एक नया सेक्टर है जहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस प्रैक्टिस थी। आज उसको आप डिजिटलाइज़ करो प्रैक्टिस को, तो वो भी एक बड़ा रीज़न तो काफ़ी एरियाज़ हैं, सीएज़ नॉट ओनली इन अकाउंट फाइनेंस हर वर्टिकल एरिया में बिकॉज़ ऑफ द प्रिंसिपल नॉलेज, बिकॉज़ ऑफ द एप्लीकेशन नॉलेज। आज मैं देखता हूँ कि इन्फोसिस में 4 से 5 ऐसी हैं, विप्रो में सी हैं, क्यों है? आज वो कहीं न कोई बिज़नेस मॉडल को समझ लेते हैं और वो डेवलपर के साथ बैठ के उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो बिज़नेस नॉलेज है, ह्यूमन है। तो मेरा मानना है कि हम लोग अ कि किसी भी एरिया में, किसी वर्क में नई नई वेंचर आउट कर सकते हैं और प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। सर्टेनली। सो बहुत सारी अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो रही हैं। इट्स नॉट लिमिटेड एनीमोर टू कि सिर्फ सीए बने यस, तो ऑडिट ही करेंगे। वो तो ऑलरेडी हाँ। आई थिंक मिथ टूट चुका है अभी काफ़ी हद तक। नई जनरेशन तो सोचती भी नहीं है वैसा कि सिर्फ टैक्स करेंगे या नहीं, सिर्फ ऑडिट करेंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं कि एक्सीलेंस इज़ ओनली द ऑडिट वर्क प्रैक्टिस वर्क। तो आपके पास कंसल्टेंसी इज़ आल्सो ए एरिया वेयर यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। Okay, last question, sir. So there had been a lot of tie-ups, global tie-ups specifically. Institute had been doing a lot. Government of India has also done a lot of things.
डू यू वांट टू रेफर एनी ऑफ देम व्हिच कुड बी रियली हेल्पफुल? एंड बाकी आम जनता को तो नहीं पता होता, टू एन एक्सटेंट पीपल जस्ट गो स्ट्रेट लाइन एंड दे always try to put efforts as much as they can do and wait for the benefits. But I think there are a lot of things which can help this journey, especially for people who are struggling, who are trying to build a business, who want to go global, who want to do practices in different countries. उसमें से कुछ specific ones which you can recommend or refer for any countries? सी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है इंडियन बिग फोर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाउ कैन वी सक्सीड? पर्पस ये है कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को ग्लोबल फर्म बनना पड़ेगा, जब भी हम इंडियन बिग फोर बन पाएंगे। अब इंडियन बिग फोर के लिए आईसीए ने नेटवर्किंग गाइडलाइंस निकाली हैं, जस्ट लाइक फॉरेन कंपनीज आती है इंडिया में, नेटवर्किंग गाइडलाइंस होती है, लाइक बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। तो सेम वे आईसीए ऑल्सो कम आउट ए गाइडलाइंस, जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस नहीं है वो फाइनलाइज हो जाएंगी। तो पीपल हैज टू वर्क ऑन द प्रैक्टिस एरिया, वही जो लंदन में या मतलब यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अदर कंट्रीज में आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, इंडियन नेटवर्क है, इंडियन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके साथ में आप ब्रांच खोलो, यू नो यू यू गेट इन्वॉल्व विद देम एंड गो ग्लोबल। तो एक तो प्रैक्टिस एरिया एक काफी बड़ा एरिया गोइंग ग्लोबल का एक अपॉर्चुनिटी है सभी फर्मों को, जो छोटी भी हैं, उनके जितने भी नेटवर्क है, नेटवर्क को आपको बनाना है, तो आपको वहाँ से काम आएगा या काम लेना है। बिकॉज़ आज की डेट में भी इंडिया की काफ़ी कंपनियाँ यूएस में या अदर कंट्री में अपने-अपने ऑफ़िस खोले, काफ़ी इंडियन मल्टीनेशनल फर्म बनती है, मतलब कंपनी बनती आ रही है। उनके सबके सब्सिडी कंपनी खुल रही है, तो उनका वो काम कहीं न कहीं सीए को जाना ही जाना है। चाहे यूके में जाए या ऑस्ट्रेलिया में, चाहे जहाँ भी सेटअप है। तो वो कहीं न कहीं इंडियन सीए को ही काम मिलता है, उनकी प्रैक्टिस बढ़ती है, तो वो ब्रांच खोल के सेटअप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक तो प्रैक्टिसिंग में तो मेरा जो मानना है, एक ये मानना है कि कहीं न कहीं गोइंग ग्लोबल आपको नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। दूसरा आउटसोर्सिंग जो हमने बोला है, आपको बिकम ए सीपीएस ईदर ऑन द ऑस्ट्रेलिया, यूएस और any other country, learn start learning the law, land of laws and start practicing कि उनको गाइडेंस देना चालू करो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को कि भाई वहाँ पे कैसे कंपनी खोलने की, क्या काम करने का, कैसे नेटवर्क करने का। तो दैट इज़ द अनदर एरिया ऑफ द कंसल्टेंसी एरिया। थर्ड व्हिच आई पर्सनली फील कि कहीं न कहीं स्टार्टअप को, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बढ़ रहा है। अब उन स्टार्टअप को गोइंग ग्लोबल की इम्पोर्टेंट है। उनको बाहर कहीं हायर कराना, मदर एक्विजिशन कराना, उनको फंडिंग दिलाना आउटसाइड इंडिया में। तो ये एक एरिया काफ़ी बड़ा खुल रहा है और खुलने वाला है। तो उसमें हम लोग जितना इन्वॉल्व होंगे गोइंग ग्लोबल में, टेकिंग द ऑल स्टार्टअप टू द आउटसाइड इंडिया विल बी ए बेनिफिशियल टू अवर ऑल इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दीज़ आर एरिया गुड फुटप्रिंट्स आर देयर। और अभी तो आपने देखा होगा कि एफटीए साइन हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 जगह, तो जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहले हो चुका है, यूएई के साथ में पहले हो चुका है, अभी जस्ट रिसेंटली आपने देखा यूके के साथ में है। तो ये यू एफटीएस जो है, कहीं न कहीं गुड्स के लिए तो है ही, सर्विस के लिए भी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सर्विसेज़ में तो हम एक्सपर्ट है ही हैं, बट लेकिन गुड्स में भी काफ़ी कंपनियों को ड्यूटी ड्रॉबैक की बात होती है, टैक्सेशन की बात होती है, या इंडिया में उन उन कंपनियों को मतलब ग्लोबल कंपनियों को एस्टेब्लिश करना है इंडिया में। तो कहीं न कहीं मतलब बिकॉज़ ऑफ एफटीएस व्यापार दोनों कंट्रियों के बीच म्यूचुअल कंट्री बढ़ने वाला है। यदि आपका नेटवर्क है, रिलेशनशिप्स है, उसमें कहीं न कहीं आप उसमें मजबूती के साथ खड़े होके काम कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। ईदर इंडिया कंपनी और ईदर आउटसाइड, जो भी इंडिया में एस्टेब्लिश कर रही है। तो ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एफडीए के थ्रू, तो कहीं न कहीं हम लोग को उसका बेनिफिट लेना चाहिए। थैंक यू धीरज जी फॉर योर टाइम, इट वाज रियली नाइस हियरिंग यू। आई होप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा ये सुन के, काफ़ी लोग जो अभी उलझन में हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। This is really helpful and valuable for our community, specifically chartered accountants.